अपने फादर के जॉब ट्रांसफर्स के चलते बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और यहाँ तक पहुँच गए कि आज देश के जाने माने आईपीएस ऑफिसर है और कई किताबें भी लिख चुके हैं जिनमें बेस्ट सेलर्स भी शामिल है। हम आपको आज मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिनकी पहचान उनके बेबाक फैसलों और शानदार कामों के लिए है। नागपुर के जोन 1 डीसीपी आईपीएस लोहित मतानी, जो 2014 बैच के ऑफिसर हैं और जिन्हें उनकी कार्यशैली के लिए काफी सराहा गया है। मतानी यूपीएससी अपीयरिंग स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं और महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, अमरावती, जलगांव जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व कर चुके हैं। उन्होंने बीटेक, एमटेक, एलएलबी परस्यू किया है और साइबर क्राइम पर खास फोकस रखते हुए उसमें पीएचडी भी हासिल की है। मतानी इसके पहले भी नागपुर में सर्व कर चुके हैं। नेचुरली नागपुरकर्स के लिए ही इज अ स्पेशल ऑफिसर। हमने इस पॉडकास्ट में यूपीएससी अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सर से गाइडेंस ली और कई सारे टॉपिक्स जैसे कि मेंटल हेल्थ, एक ऑफिसर की डेली लाइफ और सर के चाइल्डहुड के बारे में भी हमने कुछ बातें की। नमस्ते, मेरा नाम अवनी आर्या है एंड वेलकम टू द वेरी स्पेशल पॉडकास्ट विद नन अदर देन आईपीएस लोहित मतानी हिमसेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सर आईपीएस 2014 बैच से पास आउट है एंड नागपुर में आप पहले भी सर्व कर चुके हैं। तो सर सबसे पहले एक सिंपल चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नागपुर में आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, लोगों में क्या कमी है सर नागपुर में? सबसे पहले मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं आपके पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। जैसे मैं अभी सितंबर से लेके अभी एज ए डीसीपी जोन 1 और डीसीपी साइबर का मेरे पास में चार्ज है। नागपुर में अगर जो लोगों ने जो पुलिस की मदद करनी चाहिए या लोगों में जो जागरूकता की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बार देखा जाता है कि जो लोग हैं वो रॉन्ग साइड में चलाने लगते हैं। ट्रिपल सीट का यहाँ पे प्रॉब्लम है और एक जनरल एक ट्रैफिक सेंस की कमी है। तो इसके लिए नागपुर में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और दूसरा जो नागपुर में एक बहुत बड़ा इशू रहता है वो एक चाकू और गुप्ती और इस प्रकार की चीज़ें साथ में लेके वो मूव करते हैं। इससे रिलेटेड भी हमको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और नागपुर में एक जनरल टेंडेंसी है, जो अभी यंग लोग हैं 17 साल 18 साल और उसके आगे 20 साल तक, जो लिकर और अदर सब्सटेंसेस की तरफ जो उनका अट्रैक्शन है, उसके खिलाफ नागपुर पुलिस एक पूरी मुहिम चला रहा है और उनको उस तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ कार्रवाई भी कर रहा है क्रिमिनल्स पे और दूसरी तरफ उनके अंदर जो अट्रैक्शन है ड्रग्स और लिकर के लिए, उसके अगेंस्ट भी नागपुर पुलिस काम कर रहा है। सर ये तो हुई जागरूकता की बात की हमें क्या जरूरत है करने की। सर नागपुर में आपको अच्छा क्या लगता है? नागपुर में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि नागपुर में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फूड रिलेटेड है और नए नए अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट्स और अलग अलग प्रकार की वहाँ पे डिशेस अवेलेबल है। राइट फ्रॉम अपना लोकल मराठी डिश टू इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन और सभी प्रकार की यहाँ पे डिशेस मिलती है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं और इवन जो फूड वेंडर्स हैं, उन नए नए प्रकार के यहाँ पे जो खाने की चीजें मिलती है वो नागपुर की सबसे अच्छी चीज है। नागपुर का टेस्ट पसंद है? टेस्ट पसंद है। हाँ, तो सर आप राजस्थान से हैं और आपने महाराष्ट्र में काफी जगहों पे सर्व कर लिया। आई थिंक 5-6 जगह आपकी महाराष्ट्र में हो चुकी है। तो सर क्या आपने चूज किया था महाराष्ट्र में सर्व करना? महाराष्ट्र, मुझे हमेशा से मैं महाराष्ट्र में काम करना चाहता था क्योंकि महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है और जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर स्टेट है इंडिया का। और जैसे मैं राजस्थान से हूँ, यूपीएससी में ऐसा रहता है कि एक इनसाइडर कुछ सीट्स रहती हैं, आउटसाइडर सीट्स रहती हैं। जनरली इनसाइडर सीट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब अगर राजस्थान मुझे नहीं मिल रहा था तो फिर अदर स्टेट से मैंने प्रायोरिटी में महाराष्ट्र को रखा था और उस हिसाब से फिर मुझे महाराष्ट्र अलॉट हुआ था। जी, तो सर यूपीएससी के बाद आपने कैसे चूज किया कि आपको आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या पुलिस सर्विस में जाना है? ये तो रैंकिंग के ऊपर रहता है। जैसे मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 180 थी। पहला मेरा फर्स्ट ऑप्शन आईएएस था और सेकंड ऑप्शन आईपीएस था। तो आई थिंक जो आईएएस था वो अराउंड 95 पे खत्म हो गया था और आईपीएस 220 तक गया था। तो हिसाब से मुझे आईपीएस अलॉट हुआ था। ओके सर, ओके। तो सर जैसे आपने बुक्स भी काफ़ी लिखी है ना, और आपकी अभी बेस्ट सेलर बुक रही है जो आपने पब्लिक पॉलिसी पे लिखी है। सर उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब कॉलेज के अपने फाइनल ईयर में था तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैं वाराणसी में मेरा कॉलेज था आईआईटी बीएचयू, जहाँ पर इस प्रकार का कोई कोचिंग या फिर कोई ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल नहीं थे।
तो जो मेजोरिटी ऑफ मेरी जो तैयारी थी वो ऑनलाइन, प्लस जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनके थ्रू, उनके मार्गदर्शन के थ्रू, उन्होंने जो ब्लॉग्स लिखे थे, वीडियोस बनाए थे, उसके थ्रू, उनकी स्ट्रेटेजी से मैंने ही तैयारी की थी और उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ। इसलिए मुझे हमेशा से ये लगा कि मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट्स फार फेचेड जगह पे रहते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते, पुणे नहीं जा पाते, उन लोगों को मैं किसी न किसी तरीके से गाइडेंस करूं। तो मैंने उस समय पे पहले ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि इतना सारा आपने ब्लॉग्स में लिखा है, इसको आप एक प्रॉपर बुक का फॉर्मेट दें। इसलिए फिर मैंने अलग अलग बुक्स लिखना स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो 2 बुक्स मैंने लिखी। तो मेरे ये इसका जो मेन मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर उस कोचिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, मनी, और जो उनका टाइम है जो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उनको मैं किसी न किसी तरीके से उनको मैं मदद करूं सेलेक्ट होने के लिए। जी, तो सर ऐसे हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर आपने कैसे प्रिपेयर किया और आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी था, और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट के ब्लॉग्स पढ़ के उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो समझकर मैंने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई। और आज भी ये लगता है कि वैसे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन स्टिल 90% ऑफ द प्रिपरेशन आपकी सेल्फ स्टडी से ही होनी चाहिए, और सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको फर्स्ट स्टेप लेके अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि उनको 1 साल या 2 साल में एग्जाम अगर क्लियर करना है तो उसको कौन सी किताबें पढ़नी है, दिन में कितने घंटे पढ़ना है। एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना बड़ा जो एग्जाम है उसको खुद अपने हाथ से अपनी स्ट्रेटेजी पेपर और पेन पे लिखना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद अगर आप घर बैठे बैठे या फिर जॉब करते करते अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो वो बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन है। और साथ में ऑनलाइन आजकल टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसलिए उन टेस्ट सीरीज को देना, सेल्फ स्टडी करना और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। जी, तो सर ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए आपको 12 घंटे पढ़ना ही है, 10 घंटे पढ़ना ही है, तो सर क्या ये सच है? क्या आपने भी 10-10 घंटे रोज पढ़ाई की थी? नहीं, देखिए, अगर आपको 1 साल का टाइम बचा है, फॉर एग्जांपल आप 1 साल बाद प्रीलिम्स है, फिर उसके बाद मेंस और इंटरव्यू है, 1 साल का टाइम अगर बचा है तो 10-10 घंटे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे कम में आपका उतना कोर्स कवर नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 3 साल 4 साल पहले से पढ़ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप अपना टाइम एडजस्ट करके पढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर में आपको 10 घंटे पढ़ना, एक एवरेज 10 घंटे पढ़ना काफी जरूरी है। मतलब सर अगर आप इस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें तो आपको अपना पूरा फोकस यूपीएससी पे रखना पड़ेगा। रखना चाहिए। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम तैयारी करके भी सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो है वो बहुत कम है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फुल टाइम पढ़ते हैं। एटलीस्ट 1 साल, जो लास्ट का 1 साल है, फुल टाइम डेडिकेशन से अगर पढ़े, खास करके जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार जब एग्जाम दे रहे हैं तो फुल टाइम पढ़ना पड़ता है। बहुत बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, फिर लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, जॉब के साथ साथ पढ़ते हैं। उस समय पे 4 या 5 घंटे अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार जो लोग दे रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि 1 साल के लिए कम से कम 10 घंटे एक दिन में पढ़ें। ओके, तो ये तो हुई एकेडमिक्स की बातें। अब हम ब्रिटिश और नागपुर के लोगों को जानना होगा उनके डीसीपी के बारे में। तो सर आपका हाउ डज अ डे इन योर लाइफ लाइक? अब क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम खुद का डे प्लान नहीं कर पाते कि कब कहाँ पे जाना है, कब ऑफिस जाना है, कभी स्पॉट पे जाना है, कब नाइट पेट्रोलिंग पे जाना है। तो डे का कोई शेड्यूल हमारा नहीं रहता। वही हमारा एक तरीके से सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। तो फिर भी अगर अगर हम लोग एक जनरल एक स्केलेटन में बताऊं तो अराउंड 3 to 4 आवर्स हमारा ऑफिस में जाता है। फिर फील्ड विजिट, पुलिस स्टेशन विजिट के 3 to 4 आवर्स रहते हैं। देन इवनिंग पेट्रोलिंग 3 to 4 आवर्स, और वीकली एक बार एक नाइट राउंड रहता है।
इसके ओवर एंड अबव अगर कोई क्राइम सीन रहता है, सीरियस क्राइम सीन रहता है, उसको हम लोग विजिट करते हैं। वीआईपी का विजिट है तो उसका बंदोबस्त में हम लोग जाते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल है, फंक्शन है, तो उससे रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हम लोग बंदोबस्त वगैरह उसमें प्लान करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूल उसमें नहीं रहता है, इसमें इंक्लूडिंग इसमें मीटिंग्स रहती हैं सीनियर ऑफिसर्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो एक शेड्यूल है वो हमारा परफेक्ट नहीं रहता। हम लोग किसी को टाइम नहीं दे पाते कि फैमिली को टाइम दे दिया, या फिर किसी को फ्रेंड को टाइम दे दिया। बहुत बार जो हम लोग टाइम देते हैं वो कमिटमेंट्स हमारे ब्रेक हो जाते हैं। तो एक पुलिसिंग का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये मुझे लगता है। तो सर जैसे आपने अभी इतना सब बताया, जो बेवक्त जो आपको इतना काम होता है, हाँ, तो सर उसमें फिर भी आप अपने आपको फिट कैसे रखते हैं? तो इसमें जो एक पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे जरूरी है कि फिजिकल फिटनेस प्लस मेंटल हेल्थ, ये दोनों मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में नॉट ओनली फॉर पुलिस ऑफिसर्स, सभी लोगों के लिए जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज एंड देन कार्डियक अरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि पुलिसिंग का नेचर वैसा है, बेवक्त का काम है और स्ट्रेस वाला जॉब है, तो उनके में और ज़्यादा इसका परसेंटेज है, जिसकी वजह से फैमिली को उनका एक अनटाइमली लॉस भी हो सकता है। इसलिए फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। ऑल्दो समय कम रहता है, लेकिन समय निकालना बहुत जरूरी है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग में हो, अगर नाइट में अगर लेट नहीं हुआ है तो, या फिर अगर नाइट में लेट हो गया है तो मॉर्निंग का स्किप हो जाता है, तो इवनिंग में कभी 8 to 9 PM या 9 to 10 PM के बीच में वॉक कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में रनिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स में हम लोग इन्वॉल्व करने का 45 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, ये हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। दूसरी बात एक तो हो गई फिजिकल फिटनेस की, और दूसरी जो मेंटल हेल्थ मेंटेन करना है। तो मेंटल हेल्थ के लिए मुझे एक अपनी तरफ से लगता है कि जब तक हम लोग एक रेगुलर वर्क करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल डाउन रहता है। लेकिन अगर हम लोग लाइफ में अपने लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं या फिर सोसाइटी के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय पर मेंटल हेल्थ हमारी मेंटेन रहती है। हाँ सर, मेंटल हेल्थ से ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि जैसे आप लोग कई बार काफी डिस्टर्बिंग केसेस भी देखते होंगे, राइट? मतलब आपके लिए डेली बेसिस पे ही, बिकॉज आप रोजमर्रा में क्राइम्स और क्या क्या, तो सर हाउ डू यू मैनेज विद दैट? मतलब मेंटल हेल्थ, मेंटली उसके साथ आप कैसे? तो जैसे मैंने बताया कि अगर मेंटल हेल्थ के लिए मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट्स निकाल रहा हूँ अलॉन्ग विद द वर्क, तो ऑल्दो जैसे हमारा 24/7 वर्क है, तो हम ऐसा नहीं होता कि जो हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ऑफिस में छोड़ के गए और घर पे वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो उसके फ़ोन कॉल्स आना, उसका रिव्यू लेना, तो वो घर पे भी चलता है। बट स्टिल मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए अगर दो चीज़ है, या तो मैं खुद के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, या फिर कोई मैं अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कोई नया स्किल सेट सीख रहा हूँ अपने लिए। So would you call this distraction? डिस्ट्रैक्शन या मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए? Because yes, that's what I'm asking, because आप लोग इतना सब कुछ देखते हैं, कई बार कई सारी गोर सिचुएशंस भी आपके सामने आती है, तो वो क्योंकि दिमाग में तो चलता ही होगा, राइट? एंड आपको रोज इतने सारे काम रहते हैं, तो उस पे से आई वाज आस्किंग कि तो डिस्ट्रैक्शन आप और दूसरा है कि वो रेगुलर है। हाँ, जैसे मर्डर है, एक्सीडेंट है, एंड देन these थिंग्स आर रेगुलर नेचर की, मतलब ये होती रहेंगी और आपका चलता रहेगा। लेकिन आपको चाहिए कुछ इनोवेटिव भी आपकी लाइफ में हो, आप किसी तरीके से ग्रो करें। उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपना पर्सनल कुछ ग्रोथ कर सकें अपार्ट फ्रॉम फिजिकल। कोई नया स्किल सेट सीखना, या कोई नई बुक पढ़ना, या फिर क्या कहते हैं कुछ नई लैंग्वेज सीखना जी। इसके साथ साथ में अदरवाइज ये नहीं तो हम लोग सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर किसी सोशल रिफॉर्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी सोशल इशू में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे काम से अलग है और इनोवेटिव है जी। तो इससे मुझे पर्सनली मेरी मेंटल हेल्थ इससे मेंटेन रहती है जी, 45 मिनट्स टू 1 आवर, अगर ऑल्दो डेली नहीं हो सकता पॉसिबल, लेकिन जब जब समय मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपने पोटेंशियल को अटेन कर रहा हूँ, मैं पर्सनली ग्रो हो रहा हूँ, तो मेरी मेंटल हेल्थ उसमें मेंटेन रहती है। राइट, बहुत ही अच्छा इंसाइट था सर ये। ऑल्सो सर नागपुर, सिर्फ नागपुर नहीं, एक्चुअली ओवरऑल ही लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस इनसेंसिटिव हो जाते हैं, यू नो, विद टाइम, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग ऑन अ डेली बेसिस। इज दैट ट्रू और इज दैट अ मिथ? नहीं, इनसेंसिटिव एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है। आपको जैसे मैंने बताया कि वीआईपी विजिट्स
रहती हैं तो वीआईपी विजिट्स रहती है तो फिर पूरा पुलिस फोर्स वहां पे लग जाता है। राइट। उसी पर्सन जिसके बाद में वीआईपी विजिट में उसका बंदोबस्त लगता है, उसी पर्सन का आपके किसी प्रोग्राम्स में बंदोबस्त लगता है, फेस्टिवल्स में लगता है, और वही पर्सन एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी है। राइट। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो रहता है, देन प्लस उसकी एक फैमिली लाइफ है, उसको कोई लीव ले रहा है, इस समय पर उसका जो वर्कलोड है वो मेंटेन नहीं हो पाता। फिर जैसे जैसे ऑफेंसेस रजिस्टर होते रहते हैं उसके पास में इन्वेस्टिगेशन आता है, और मेंटेन नहीं होने की वजह से पब्लिक को उतना वो क्या कहते हैं टाइम नहीं दे पाता, और पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि पुलिस प्रॉम्प्ट रहनी चाहिए। अब इसमें दो प्रकार के रहते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, मान लीजिए कोई घटना हो गई है, वहां पर तो पुलिस को सब छोड़ के जाना ही है, क्योंकि वो एक जो घटना हुई है वो एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, उससे और बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए, लोग जो आम जनमानस में उसका फियर नहीं जाना चाहिए, तो पुलिस वहां पे प्रॉम्प्टली जाती है। लेकिन जो ज्यादा इम्पैक्ट, जो ज्यादा जो सफर होता है, जो मुझे लगता है कि एक बार तो चली जाती है, एक बार तो उसको एड्रेस कर लेती है, लेकिन उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि कोई मर्डर हुआ है या इकोनॉमिक ऑफेंस है, आपने जाके पहले तो एड्रेस कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर होने से रोक लिया, लेकिन फिर उसमें प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो विक्टिम है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना कि भाई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ है, प्लस इकोनॉमिक ऑफेंस में उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ है, उसके साथ में मिलकर उसको एक जस्टिस का एक फीलिंग आना कि भाई मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दिस वर्कलोड, इलेक्शंस हैं, देन असेंबली है, देन एवरीथिंग जो भी है वो सफर करता है। मुझे लगता है उसमें हमारे कभी कभी स्किल सेट भी कम पड़ जाता है और कभी कभी टाइम कम पड़ जाता है। सो तो बेसिकली आपके पास इनसेंसिटिव या सेंसिटिव होने का समय ही नहीं बचता है उस हिसाब से, अगर ऐसे देखा जाए तो। सेंसिटिव हो रहते हैं, हाँ, सेंसिटिव, एवरी पुलिस पर्सनल इज सेंसिटिव, लेकिन पब्लिक परसेप्शन वैसा बनता है कि दे आर नॉट सेंसिटिव, क्योंकि आप देखिए जब कोविड था, हाँ, या फिर रोड एक्सीडेंट होता है, या फिर किसी को इंजरी होती है, कोई मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है, तो उस समय पर जिस प्रकार से एक पुलिस ऑफिसर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, उसके अंदर उतनी सेंसिटिविटी होती है एज इफ जैसे ये उसका ही कोई फैमिली मेंबर है, राइट। उस प्रकार से उतना ज्यादा वो स्ट्रगल करता है उसकी जान बचाने के लिए, हॉस्पिटल में लेके जाना। पीपल शुड नो दिस बिकॉज़ इवन आपको मैं बताता हूँ, अभी जो एक स्कूल की बस इधर जा रही थी वर्धा में, हिंगना पुलिस स्टेशन के हाथ से जा रही थी, और वो बस टॉपल हो गई थी, राइट, आई नो, हाँ, तो उस समय पर उस बस से बच्चों को निकालना और फिर दूसरी बस में, क्योंकि वो रिमोट लोकेशन था, और फिर दूसरी बस में बिठाना और उनको फिर एम्स तक लेके आना। तो इसमें जो हमारे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने जो टाइम पीरियड लिया है पूरे इसमें, वो उतना ही टाइम पीरियड था जितना ट्रेवल टाइम है। ट्रेवल टाइम अराउंड 1.5 आवर का था, उतने ही टाइम में वो उसने दूसरी बस भी बुला ली, बच्चों को शिफ्ट भी किया और वो यहाँ पर आ गए। तो ही वाज प्रॉम्प्ट, क्योंकि उसको था कि ये जो बच्चे हैं, तो जब किसी की लाइफ बचानी हो तो पुलिस ऑफिसर उसको ऐसे ट्रीट करते हैं उसके फैमिली मेंबर्स की वो लाइफ बचा रहा है। दैट मच सेंसिटिविटी इज देयर। लेकिन जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है, उसको मुझे भी लगता है, खास करके जब मैं आई एम ऑल्सो पुलिस ऑफिसर, ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं अगर राजस्थान में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे विक्टिम हो सकता हूँ, सिटीजन हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से पब्लिक परसेप्शन एक बनता है कि दे आर इनसेंसिटिव या उनकी सेंसिटिविटी कम है। जी जी जी। अब जैसे आपने फैमिली की बात की, तो उसकी बात की जाए तो आपकी वाइफ है, बहुत ही शी इज वेरी प्रिटी, एंड आपकी बेटी भी है बहुत क्यूट। तो सर आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? वेयर डू यू लाइक टू गो इन नागपुर? मैं उनके साथ सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि मेरी डॉटर जब स्कूल जाती है या फिर स्कूल से आ रही है या फिर उसका कभी कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह चलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब भी मुझे समय मिले तो मैं उसको साथ में जाऊं, अगर पॉसिबल है तो स्कूल में उसके जाऊं मैं, या उसके थेरेपी सेंटर में जाऊं। प्लस दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि अगर समय मुझे मिल रहा है, मुझे कहीं बुलाया गया है, तो उसको मैं साथ में लेके जाऊं। तो ये मेरा एक प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि एक ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाते, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी टाइम जितना दे सकते हैं तो मैं उसके साथ में स्पेंड करूं। और मैंने ये कोशिश की है कि मैं
बाकी सब चीज़ें जिसमें टाइम लोगों का स्पेंड होता है एक्सेसिव पार्टी करने में या फिर अननेसेसरी चीज़ों में, मूवी देखने में, तो वो मैंने पूरा कट डाउन कर दिया है। Okay. और मैं सोचता हूँ कि जितना भी टाइम है उतना मैं अपनी फैमिली को दूँ। हाँ। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सर इतने ऑफिसर्स को रोज देखते हैं, सो आपको क्या लगता है कि फिलहाल सबसे ब्राइट फ्यूचर किन ऑफिसर का दिख रहा है नागपुर में? ब्राइट फ्यूचर नेम से आप कह रहे हैं? हाँ, अगर आप बता सकें। नहीं, हमारे जैसे डीसीपी अपने जोन 3 है, जोन 4 है, 2000 आई थिंक 20 बैच के हैं। और जिसमें से रश्मिता, वो शी वाज इन भंडारा ऑल्सो, तो शी इज अ फैंटास्टिक ऑफिसर। इवन महक इज ऑल्सो फैंटास्टिक ऑफिसर। और काफ़ी वो लोग यंग हैं और काफ़ी भागा दौड़ी करते हैं, काफ़ी वो क्या कहते हैं, सीखने का उनका बेंट ऑफ माइंड है और पब्लिक के साथ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होके, और बिकॉज दे आर लेडी ऑफिसर्स, तो सीनियर सिटीजन एज वेल एज जो विमेन विक्टिम्स हैं, तो काफ़ी उनका फ्यूचर भी अच्छा है और उनका सीखने का जो बेंट ऑफ माइंड है वो भी काफी स्ट्रांग है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मुझे अभी, बस एक लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। मेरे दिमाग में आया, तो सर आप जैसे यूपीएससी की तैयारी आपकी थी, तो आपके पेरेंट्स का क्या रोल था सर इसमें? आपके डैड क्या कहते थे, आपकी मॉम क्या कहती थी? दे सपोर्ट यू? हाँ, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था। ऑल्दो फर्स्ट इनिशियली पेरेंट्स थोड़ा सा दे वर स्केयर्ड कि भाई मैं पहले इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के बाद वो वाला जॉब छोड़कर, मतलब जॉब नहीं ज्वाइन किया, जॉब ज्वाइन नहीं किया, तो दे वर स्केयर्ड कि भाई यहाँ से भी फेलियर हो गया और वो भी छोड़ दिया। फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज भी मैंने उस समय परस्यू कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो इनिशियली दे वर नॉट हैप्पी कि भाई मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। बट आफ्टरवर्ड्स क्योंकि मेरे फैमिली में किसी का इसका आईएएस आईपीएस का किसी का बैकग्राउंड नहीं है। सर आपने भी पहले बीटेक फिर एमटेक किया? बीटेक एमटेक मेरा डुअल डिग्री था। हाँ हाँ 5 ईयर कोर्स। तो लेकिन फैमिली में बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से दे वर बिग स्केप्टिकल। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैंने तैयारी करना चालू किया तो दे वर वेरी सपोर्टिव। इवन मेरे फादर का रिटायरमेंट भी आने वाला था, ऑल्दो लकीली वो मेरे सिलेक्शन के बाद में हुआ। अगर मेरा एक और अटेम्प्ट अगर लग जाता, मैं फेल हो जाता, तो उनका रिटायरमेंट पहले हो जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। इवन मैं ऐसा कहूँगा कि मेरी प्रिपरेशन मेरी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की थी, बिकॉज दे हैड डन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, नॉट इवन ओनली मदर और फादर, इवन माई ब्रदर। तो हम ऐसा लग रहा था पूरी फैमिली तैयारी कर रही है। तो मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा कि जैसे जनरली न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ा करता था, अंडरलाइन किया करता था, तो मेरी मदर उसको कटिंग करती थी, मेरे फादर उसको क्या कहते हैं, वो जो A4 साइज पेजेस है उसमें पेस्ट करके रखते थे, फिर हाईलाइट करके रखते थे ताकि मैं उसको इजीली रिवाइज कर सकूं। तो वो पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। देन मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जाना, लेके आना, तो उनका बहुत बड़ा एक रोल था। मेरे ब्रदर का रोल था, वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेटेजी देखता रहता था। तो एक मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले तैयारी कर रहा था, ये 4 लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे। दैट इज वेरी वेरी स्वीट। और सर जैसे आपके डैड का मैंने पढ़ा था ट्रांसफर वाला जॉब था, तो सर क्या उसकी वजह से आप बुक्स में, क्योंकि आपको बार बार दोस्त बदलने पड़ रहे हैं, बार सराउंडिंग्स बदल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या बुक्स में ज्यादा ये? तो मेरा अभी भी देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो क्लास 8, 9, 10 तक मेरे साथ में पढ़ा है और मेरे कांटेक्ट में। इवन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ कांटेक्ट में है, बट स्कूल के नहीं है, क्योंकि फादर का ट्रांसफर होता रहता था, फिर एक स्कूल दूसरा स्कूल। टोटल अभी मैं जस्ट एक बार देख रहा था, अपना रिफ्लेक्ट कर रहा था लाइफ में, तो मैं अभी तक 17 जगहों में रह चुका हूँ और पूरे इंडिया में। तो अलग अलग लोगों से मिलना, फिर अलग अलग लोगों से फिर क्या कहते हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो जाना। इसलिए हमेशा से एटलीस्ट क्लास 7th 8th के बाद से बुक्स की तरफ मेरा ये रहा, अच्छा रुख रहा। इवन नाउ मुझे ऐसा लगता है कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। उससे जो सीखने को मिलता है शायद कोई किसी और से सीखने को नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं, किताबों को पढ़ते रहते हैं, और हर किताब कुछ ना कुछ सिखाती है, ऐसे तो कोई एक जनरल रीडिंग तो नहीं रहता है, तो उस किताब को पढ़ने की वजह से, जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, लर्निंग बहुत ज़्यादा रहती है, और कभी भी ये लोनली फील नहीं होता, अकेला फील नहीं होता। और बहुत ही मुझे लगता है कि एक बेस्ट, सबसे अच्छी अगर किसी की हॉबी है तो वो बुक रीडिंग ही होगी।
जी, तो सर आपको इतने इतने जगह आप रह चुके हैं, इतने सालों का आपको एक्सपोज़र है, इतने ना महाराष्ट्र में आप इतनी जगह काम कर चुके हैं, आपने बुक्स लिखी है, यू आर सो डेडिकेटेड, वी आर वेरी लकी टू हैव यू सर। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच, मच। थैंक यू वेरी मच।